बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामलों में पुलिस को आरोपियों के पास से कई अहम सबूत मिले हैं। आरोपी अविनाश शुक्ला ने 13 घंटे रिमांड के दौरान अयोध्या पुलिस को चढ़ावा चोरी से जुड़े हुए कई अहम खुलासे किए और इसके साथ ही पुलिस ने अविनाश शुक्ला की एक कार भी प्रतापगढ़ से बरामद कर ली है और साथ ही पुलिस अनुकल्प मिश्रा की 2 गाड़ियों की पड़ताल शुरू कर चुकी है। इस बीच शुक्रवार को एसआईटी ने राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े अनिल मिश्रा और गोपाल राव से लंबी पूछताछ की। एसआईटी का फोकस अब इस बात पर है कि आखिर इन लोगों को किसकी सिफारिश पर रखा गया, कैसे पूरा सिंडिकेट काम करता था और कैसे इस चोरी को अंजाम दिया गया। राम मंदिर में हुए महापाप की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चढ़ावा चोरों पर पुलिस और एसआईटी का शिकंजा कसता जा रहा है। एक तरफ जहां राम मंदिर के अंदर एसआईटी ट्रस्ट के पदाधिकारियों से पूछताछ कर रही है, तो दूसरी तरफ अयोध्या पुलिस की जांच भी फुल स्पीड में चल रही है। अविनाश को रिमांड में लेकर पुलिस की पूछताछ और मामले की पड़ताल में चढ़ावा चोरी में एक एक कर 3 कारों का कनेक्शन सामने आया है। शुक्रवार को 13 घंटे की पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर पुलिस ने एक ब्रेजा कार बरामद की, यूपी 42AP 6054। ये कार अविनाश के प्रतापगढ़ वाले घर से बरामद की गई है। आरोप है कि इस कार का इस्तेमाल चोरी की रकम को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था। ये कार अविनाश शुक्ला के भाई अभिषेक के नाम पर रजिस्टर्ड है। सूत्रों की माने तो अविनाश शुक्ला ने ये सेकेंड हैंड ब्रेजा कार चढ़ावा चोरी के पैसों से खरीदी थी। राम मंदिर दान चोरी मामले में अविनाश शुक्ला की पुलिस ने रिमांड ली है और आज उससे रिकवरी की गई है। इस वक्त हम थाना राम जन्मभूमि में मौजूद हैं और यही वो गाड़ी है जो अविनाश शुक्ला के भाई के नाम पर रजिस्टर्ड है। प्रतापगढ़ से पुलिस ने इसे अपने कब्जे में लिया है। फिलहाल पुलिस ने नंबर प्लेट को यहां से हटा दिया है, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ गाड़ी के अंदर नंबर प्लेट सीट पर रखी हुई है। गाड़ी का नंबर है यूपी 42AP 6054। ये वो ब्रिजा है जो प्रतापगढ़ से यहाँ लाई गई है। अविनाश शुक्ला के साथ जो पूछताछ हुई उसके बाद आपको बता दें कि ये गाड़ी अविनाश शुक्ला के भाई, जो कि अयोध्या में प्राइमरी टीचर हैं, उनके नाम पर रजिस्टर्ड है। आगे की नेम प्लेट अभी यहाँ लगी हुई है जो पुलिस ने नहीं हटाई है। 2017 का मॉडल है, 8 साल पुरानी है और यहाँ फिलहाल इसे जब्त किया गया है। हालांकि एक प्राइमरी टीचर एक गाड़ी खरीद सकता है, लेकिन क्या इस गाड़ी को जब सेकेंड हैंड खरीदा गया तो पेमेंट कैश में हुई, किसको ली गई, कैसे ली गई, वो सब जानकारी जुटाई जा रही है और फिलहाल इस गाड़ी को जब्त कर यहाँ राम जन्मभूमि थाना में इसे जमा किया गया है। शुक्रवार को पुलिस रिमांड के दौरान पुलिस अविनाश को अयोध्या के अलग अलग इलाकों में लेकर गई। पहले अविनाश से पुलिस लाइन में पूछताछ की गई, इसके बाद कौशलपुरी योग सेंटर में लेकर गई। यहीं पर अविनाश शुक्ला रहता था। इसके बाद पुलिस उसे 14 कोसी परिक्रमा मार्ग लेकर गई। सूत्रों की माने तो यहीं पर चढ़ावा चोरी की रकम आपस में बांटते थे। वहीं अनुकल्प की गाड़ियों की भी जांच अयोध्या पुलिस कर रही है। अनुकल्प ने हाल ही में एक सफेद रंग की डिजायर गाड़ी खरीदी थी और जिसकी डिलीवरी लेने की फोटो उसने सोशल मीडिया पर डाली थी। सूत्रों की माने तो अनुकल्प ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी बुक की थी, लेकिन गाड़ी की डिलीवरी लेने से पहले ही चढ़ावा चोरों की चोरी पकड़ी गई और अनुकल्प मिश्रा जेल पहुंच गया। चढ़ावा चोरी के मामले में एसआईटी चढ़ावा चोरी की कड़ी से कड़ी जोड़ रही है। ट्रस्ट के जिम्मेदारों से पूछताछ कर रही है। एसआईटी के रडार पर चंपत राय से लेकर अनिल मिश्रा और गोपाल राय तक है। एसआईटी सभी से एक एक कर पूछताछ कर रही है। शुक्रवार को एक बार फिर ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा और गोपाल राव से एसआईटी ने लंबी पूछताछ की। अनिल मिश्रा और गोपाल राव दोनों सुबह एसआईटी के सामने पेश हुए। पहले अनिल मिश्रा से दोपहर 2 बजे तक पूछताछ की गई। इसके बाद गोपाल राव से सवाल जवाब हुए। सूत्रों की माने तो एसआईटी की सख्ती के बाद ट्रस्ट के सदस्य अब एक दूसरे पर चढ़ावा चोरी का ठीकरा फोड़ रहे हैं। गोपाल राव ने चढ़ावा चोरी के लिए टिन्नू यादव एंड गैंग को जिम्मेदार ठहराया है। एसआईटी
अनिल मिश्रा से भी पूछताछ कर रही है, साथ ही गोपाल राव से भी पूछताछ करके गोपाल राव के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक गोपाल राव लगातार ये कह रहे हैं कि पूरी जिम्मेदारी टिन्नू यादव की थी, यानी कि ट्रस्ट से जुड़े जो अहम सदस्य हैं चंपत राय के अलावा वो सभी एक दूसरे के ऊपर चंदा चोरी का ठीकरा फोड़ रहे हैं। जब एसआईटी ने शुरुआत में इस पूरे मामले की जांच की थी तो चंपत राय के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए थे, लेकिन उस वक्त अनिल मिश्रा और गोपाल राव से पूछताछ नहीं हो पाई थी। एसआईटी अनिल मिश्रा और गोपाल राव से ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर चढ़ावे की काउंटिंग में इन लोगों को किसने रखा, किसकी सिफारिश पर बिना क्वालिफिकेशन देखे लोगों को रखा गया। महाकुंभ के दौरान ज्यादा चढ़ाव आने पर काउंटिंग के लिए किसके कहने पर लोग बढ़ाए गए। बैंक के जरिए आउटसोर्स कंपनी में करीब 20 लोग किसकी सिफारिश से रखवाए गए। एसआईटी अब इस बात का पता लगाने की भी कोशिश कर रही है कि आखिर कैसे पानी बेचने वाले मैकेनिक ड्राइवरों को बिना किसी एक्सपीरियंस के चढ़ावा गिनने का काम दे दिया गया। बताया जा रहा है कि चंपत राय ने रामलला मंदिर की जो भी पूरी जिम्मेदारी थी, खास तौर पर दान चंदा को लेकर, अंदर एंट्री को लेकर, सभी जिम्मेदारी डॉक्टर अनिल मिश्रा को दी हुई थी और अनिल मिश्रा के रिकमेंडेशन पर ही जितने आउटसोर्स कैशियर्स थे जिनकी गिरफ्तारी की गई है उन सबको यहां पर भर्ती किया गया था, जिनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनका प्रोफाइल ना तो बैंकर का था ना ही अकाउंटेंट का उनका प्रोफाइल था, कोई मैकेनिक था, कोई पानी की बोतलें बेचने का काम किया करता था। तो आखिरकार उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दे दी गई? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए फिलहाल एसआईटी अनिल मिश्रा और गोपाल राव के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है और जरूरत पड़ने पर चंपत राय से भी दोबारा पूछताछ की जा सकती है। सूत्रों की माने तो राम मंदिर के अंदर की पूरी जिम्मेदारी चंपत राय ने अनिल मिश्रा को दे रखी थी। एसआईटी अब इसकी भी जांच कर रही है कि राम मंदिर से जुड़े किन लोगों की संपत्ति हाल ही में कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है। दान पात्र हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग अपनी सोने की चेन, अंगूठी ये सब चढ़ाते हैं, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के। तो एसआईटी उस पर बात कर रही है कि जो दान पात्र में सोना चांदी आया, जेवर आया, सिक्के आए, उनके बारे में हम ऐसे पता करेंगे कि प्रॉपर्टी देखेंगे, जो मंदिर में जो ट्रस्ट के बड़े लोग हैं या जो सेवादार हैं उनकी संपत्ति क्या बहुत ज़्यादा इन दिनों में बढ़ गई, उनका अकाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो ये सारी चीज़ें उनसे अकाउंट के डिटेल्स मांगेंगे। लेकिन मन में सबके यही है कि ये जो 8 लोग, जिनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो आउटसोर्स कर्मचारी थे, जो सिर्फ पैसा गिनने का काम करते थे, क्या सिर्फ वही जिम्मेदार थे? तो जो बड़े जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ जब तक एक्शन नहीं होगा, जितनी हमारी बात हुई है श्रद्धालुओं से, तो शायद वो जो भरोसा है वो वापस आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। बड़ों पे एक्शन होगा तब ज़रूर श्रद्धालुओं को ऐसा लगेगा कि हाँ, जिसने गलती की, जिसने बेईमानी की, जिसने भगवान का जो चढ़ावा था उसको खाया, उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई। तो यानी न्याय हमें मिला कि जो हमने चढ़ावा चढ़ाया था वो किसी और के जेब में गया, लेकिन उसको पकड़ लिया गया। सूत्रों की माने तो आज पुलिस गिरफ्तार आरोपियों में से किसी और आरोपी की पुलिस कस्टडी की मांग कर सकती है। बताया जा रहा है कि पुलिस कस्टडी के दौरान अविनाश शुक्ला ने चढ़ावा चोरी से जुड़े अहम राज खोले हैं, जिससे चोरी के इस पूरे सिंडिकेट से पर्दा उठ जाएगा। तो अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में जांच लगातार जारी है और जांच में नए खुलासे हो रहे हैं, एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं। अब जो अहम खुलासा हुआ है वो ये कि चढ़ावा चोरी के जरिए अयोध्या की मर्यादा को तार-तार करने की कोशिश की गई। टिन्नू यादव और उसके गैंग ने सोने चांदी की ज्वेलरी, वीवीआईपी दर्शन में बड़ा खेल किया है। चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव पर सोने और चांदी की ज्वेलरी को रखने की जिम्मेदारी थी, लेकिन जिन भक्तों ने भगवान राम को ज्वेलरी चढ़ाई उन्हें ना तो रसीद दी गई ना ही उनकी ज्वेलरी। रामलला के पास जो नजर आ ना ही वो ज्वेलरी जो है वो नजर आ रही है। भगवान राम में आस्था रखकर महंगी ज्वेलरी दान करने वाले श्रद्धालुओं ने जब ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से सवाल किया तो चंपत राय ने उन्हें अहंकार के साथ जवाब दिया। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की जांच में आरोपियों के घरों से कैश बरामद होने के बाद अब वीवीआईपी दर्शन और चढ़ावे की सोना चांदी पर भी हाथ साफ करने की बात सामने आ रही है। जांच में हो रहे खुलासे ने उन लोगों को भी चिंता में डाल दिया है जो भगवान राम के वीवीआईपी भक्त बनकर अयोध्या पहुंचे थे।
और जिनके ठहरने से लेकर दर्शन तक का इंतजाम ट्रस्ट ने किया था। बताया जा रहा है कि कीमती चढ़ावा लेकर जब भी कोई भक्त आता तो टिन्नू यादव उनको वीवीआईपी दर्शन कराता और उसके सामने चढ़ावे की वस्तु रामलला के पास रखवा देता था, लेकिन इस चढ़ावे की कोई रसीद नहीं दी जाती थी और कुछ समय बाद ऐसी कीमती भेंट रामलला के पास से हटा दी जाती थी। इसलिए अब वो लोग परेशान हैं जिन लोगों ने अपने आराध्य के चरणों में कीमती आभूषण दान में दिए थे। पूर्व होम सेक्रेटरी एस लक्ष्मी नारायण ने 8 अप्रैल 2024 को सोने से मढ़ी रामचरितमानस भेंट की थी। लक्ष्मी नारायण ने सोने की रामचरितमानस अपने पूर्वजों के गहनों को गलाकर बनवाई थी। शुरुआत में तो उनकी सोने की रामचरितमानस रामलला के पास ही रखी थी, लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया। जब एस लक्ष्मी नारायण अपने चढ़ावे के बारे में जानकारी लेने अयोध्या गए तो चंपत राय ने पहले तो उन्हें 9 घंटे तक इंतजार करवाया और फिर जब मिले तो चढ़ावे की जानकारी देने के बजाय अहंकार में बात की। कुछ दिन उधर रहने के बाद 3-4 महीने बाद जब उसकी रोज पूजा भी हो रही थी, मेरे को एक दिन बताया गया कि साहब वो नहीं दिख रहा है। तो उसके बाद सर मैं अयोध्या गया तो मेरे को 9 घंटे इंतजार करने के बाद माननीय चंपत राय जी ने मेरे को कहा कि मेरे पास तो कई लोगों के इस प्रकार आभूषण और कई प्रकार के चीज आ रहे हैं और मैं क्या इन्हीं सबका डिस्प्ले ही करते रहूंगा। तो मैंने कहा सर मैं फिर आपसे हाथ जोड़ूंगा, मैंने आपको इतने पत्र भी लिखे हैं जिसके भी आप जवाब नहीं देते। तो उन्होंने मेरे को कहा कि जो मैं चाहूंगा वही होगा, अब जाइए जिसको करना आप करिए। जांच में पता चला है कि राम मंदिर परिसर में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा और गोपाल राव का ही मैनेजमेंट था। डॉक्टर अनिल मिश्रा की देखरेख में बैंकों में पैसा जमा होता था तो टिन्नू यादव पर सोने और चांदी की ज्वेलरी रखने की जिम्मेदारी थी। अयोध्या के रोकड़िया हनुमान मंदिर के महंत विनोद मिश्रा ने सोने चांदी के चढ़ावे में गबन की आशंका जताई है। उन्होंने बताया कि मुंबई के एक यजमान ने 29 अक्टूबर 2025 को रामलला को चांदी की चरण पादुकाएं और दूसरे आभूषण अर्पित किए थे। टिन्नू यादव ने उनको वीवीआईपी दर्शन कराया और उनसे चढ़ावा ले लिया, लेकिन जब रसीद मांगी गई तो टिन्नू यादव ने रसीद बाद में देने की बात कही। उसमें चरण पादुका था जिसमें 64 चिन्ह बने हुए थे और हार था। हाँ, उसमें जो है महीन कारीगरी की गई थी। 12 ज्योतिर्लिंगों का चित्र उकेरा गया था मंदिर सहित। उस समय मंदिर में भगवान जी के सामने टिन्नू यादव ने भेंट स्वीकार किया था और उसे थोड़ी देर के लिए राम जी के सामने रखा भी गया, धारण नहीं कराया गया। और हम लोगों ने कहा कि कोई एक रसीद दी जाए तो उन्होंने कहा कि अभी जांच पड़ताल के बाद कि ओरिजिनल चांदी है या क्या है, जांच के बाद हम कुछ रसीद आपको दे देंगे, आप तो हमारे बगल के हैं, आपको मिलेगा। पर बार बार टोकने पर आज तक न रसीद दी गई न भगवान को धारण कराया गया। राम मंदिर में चढ़ावे चोरी के बीच भक्तों को रामलला के दर्शन कराने के नाम पर भी अवैध उगाही करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जांच में पता चला है कि गोपाल राव के साथ मिलकर टिन्नू यादव राम भक्तों को वीवीआईपी दर्शन की गारंटी देता था और इसके बदले में मोटी रकम वसूली जाती थी। रामलला के दर्शन के नाम पर वसूली का धंधा होटल वालों के साथ मिलकर चलाया जा रहा था। चूंकि राम मंदिर में वीवीआईपी दर्शन के लिए रोजाना 300 पास जारी होते थे, इन पास के लिए मंदिर कमेटी तो कोई पैसा नहीं चार्ज करता था, लेकिन मंदिर कैंपस में मैनेजमेंट देखने वाला टिन्नू यादव जिसे चाहता था उसे पास जारी करवा देता था और इसके लिए मोटी रकम वसूलता था। टिन्नू यादव ने राम मंदिर के जरिए पैसा कमाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। बताया जा रहा है कि टिन्नू यादव और गोपाल राव ने कुछ होटल वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था। जो यात्री होटल में ठहरे थे उन्हें होटल की तरफ से 25,000 रुपये के स्पेशल पैकेज का ऑफर दिया जाता था। इस पैकेज में रामलला के वीवीआईपी दर्शन और मंदिर में आरती करवाना शामिल होता था। जो भक्त इतना पैसा देने के लिए तैयार हो जाते थे उनकी लिस्ट टिन्नू यादव के पास पहुंच जाती थी। टिन्नू इन लोगों को वीआईपी गेट से एंट्री का इंतजाम करता था, जबकि व्यवस्थापक गोपाल राव वीआईपी दर्शन की व्यवस्था करवाते थे। काम होने के बाद दोनों को अपना अपना कमीशन मिल जाता था। वैसे तो रामलला के वीआईपी दर्शन के लिए मुफ्त में ऑनलाइन बुकिंग होती थी, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। इसका फायदा टिन्नू यादव और गोपाल राव ने उठाया। बताया जा रहा है कि रामनवमी, दीपावली और नए साल पर जब दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ आती थी तब गोपाल राव और टिन्नू यादव ने वीआईपी दर्शन के नाम पर काफी पैसे कमाए। लेकिन ये खुलासा होने के बाद राम मंदिर में वीवीआईपी दर्शन की व्यवस्था फिलहाल खत्म कर दी गई है। वहीं सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला है कि राम मंदिर में व्हील चेयर चलाने वाले चालकों की भी संपत्ति में इजाफा हुआ है,
जिसके बाद अब मंदिर कैंपस में व्हील चेयर चलाने वाले चालकों की भी जांच होगी। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक बड़ी खबर आ रही है, जिसमें अनिल मिश्रा, गोपाल राव से तकरीबन 6 घंटे तक पूछताछ हुई। दोनों ने कहा देर से मिली चोरी की जानकारी चंपत राय से एसआईटी एक बार फिर से पूछताछ कर सकती है। अयोध्या पुलिस ने अविनाश से कुल 13 घंटे तक पूछताछ की। एक और आरोपी की रिमांड के लिए कोर्ट जा सकती है। पुलिस की टीम एक और आरोपी को रिमांड में लेकर उससे भी पूछताछ कर सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। दूसरे राउंड की एसआईटी ने पूछताछ शुरू कर दी है। पहली बार चंपत राय से पूछताछ हुई थी, लेकिन दूसरे राउंड की पूछताछ में अनिल मिश्रा और गोपाल राव भी शामिल हैं और इनसे करीब कल 6 घंटे पूछताछ हुई। इनसे सवालों के जवाब लिए गए। इनसे ये जानने की कोशिश की गई कि राम मंदिर में जो चंदा चोरी का पूरा प्रोसेस चल रहा था, जो पूरा कांड चल रहा था, क्या उसकी जानकारी इन्हें थी, और अगर थी तो पहले कंप्लेंट क्यों नहीं की। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी और पुलिस को कई अहम सबूत मिले हैं। पुलिस को कई आरोपियों के बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारियां मिली हैं और ये बेहद अहम है। आरोपियों की सैलरी 17 से 20 हजार रुपए महीना थी, लेकिन आरोपियों ने अपने अकाउंट से अपनी सैलरी को विड्रॉ ही नहीं करवाया, निकलवाया ही नहीं। सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि ये सभी आरोपी चढ़ावा चोरी की रकम से ही अपने खर्च चला रहे थे। पुलिस को आरोपियों के मोबाइल से कई अहम सुराग भी मिले हैं। आरोपियों के मोबाइल से चोरी की रकम बंटवारे की चैट्स मिली हैं। राम मंदिर परिसर में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव का पूरी तरह से कंट्रोल था। मंदिर व्यवस्थाओं का चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव संचालन करते थे। अनिल मिश्रा की देखरेख में बैंक में पैसा जमा किए जाते थे, जबकि टिन्नू यादव पर सोने और चांदी की ज्वेलरी को रखने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और इन सब के बीच राम मंदिर में व्हील चेयर चलाने वालों को लेकर के भी कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि राम मंदिर में जो व्हील चेयर चलाने वाले लड़के थे, चालक थे, उनने भी अपनी संपत्ति में इजाफा किया है। व्हील चेयर ड्राइवर के पास कार, आय से अधिक संपत्ति होने की जानकारी का पता लगा है। इस खुलासे के बाद अब व्हील चेयर चलाने वाले चालकों की भी जांच की जाएगी। वहीं चढ़ावा चोरी के आरोपी रमाशंकर मिश्रा की बहन का कहना है कि चोरी बड़े लोगों ने की है, लेकिन छोटे लोगों को फंसाया जा रहा है। रमाशंकर 6 साल से राम मंदिर में काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन पर कोई आरोप नहीं लगा। राम मंदिर में कब से काम करते थे? 6 साल हो गए। अच्छा, इससे पहले आरोप नहीं लगे थे? नहीं, कभी नहीं। क्या लगता है कि रमाशंकर मिश्रा निर्दोष हैं या फिर उन्होंने ऐसा कुछ काम किया राम मंदिर में चोरी को लेकर के? नहीं किया तो नहीं है, लेकिन अब उनको आरोप लग रहा है, मैं तो निर्दोषी। अच्छा, छापेमारी के दौरान भी कुछ सामान चीजें बरामद हुई, पैसे वगैरह बरामद हुए थे? नहीं। तो सरकार से क्या मांग करते हैं? अब सरकार से यही मांग करते हैं कि बड़े लोगों का हाथ है, बड़े लोगों का जो है पता लगाएं, जांच करें। उसके बाद में जो है दोषी उनको सजा दी जाएगी, जो निर्दोषी हैं उनको छोड़ा जाएगा। उनका हमारी तो यही मांग है। तो रमाशंकर की बहन को आप सुन रहे थे। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद से चढ़ावे की काउंटिंग का पूरा सिस्टम अब बदल दिया गया है। काउंटिंग सेंटर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब काउंटिंग सेंटर के अंदर प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ साथ यूपी पुलिस को भी लगा दिया गया है। काउंटिंग करने वालों के 2-2 बार चेकिंग के बाद एंट्री दी जा रही है। पहले जहां पर काउंटिंग मेज पर होती थी, अब जमीन पर हो रही है। अब काउंटिंग सेंटर में मोबाइल फोन, घड़ी, कैमरा या फिर किसी भी तरह का गैजेट ले जाने पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। इसके साथ ही काउंटिंग करने वालों के लिए ड्रेस कोड भी निर्धारित किया गया है। काउंटिंग के कर्मचारी डार्क ब्लू कलर के बिना जेब के पैंट शर्ट पहनकर काउंटिंग सेंटर के अंदर जाएंगे। जूते, चप्पल, मोजे सब बाहर उतारने पड़ेंगे। काउंटिंग सेंटर के अंदर एक्स्ट्रा सीसीटीवी लगाए गए हैं। हर एंगल से चढ़ावे की काउंटिंग की रिकॉर्डिंग होगी। अब सीसीटीवी फुटेज भी 45 दिन के बजाय 180 दिन तक सुरक्षित रखने के आदेश दिए गए हैं। अब खबर उत्तराखंड से है। यहां के बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावा चोरी का भी मामला सामने आया है। भैरव सेना ने आरोप लगाया कि बद्रीनाथ मंदिर में आने वाले चढ़ावे को चुराया जा रहा है।
भैरव सेना के इन आरोपों से सनसनी है। चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद मंदिर समिति के कर्मचारियों, मंदिर समिति के अध्यक्ष के पीए को नोटिस जारी किया गया है। मंदिर समिति ने जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है, जिसे जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा गया है। सोशल मीडिया में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर धाम में जो दान है, चढ़ावे की कथित हेराफेरी के संबंध में जो समाचार चल रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें कि इसको मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया है और इस पर तत्काल प्रभाव से जो सभी जो कर्मचारी हैं, अधिकारीगण हैं, जो भी इस गणना में शामिल रहते हैं, उन सभी को मैंने तत्कालीन जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको नोटिस, सो कोर्स नोटिस भी जारी हो चुके हैं और इस पर एक जांच कमेटी भी तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बना दी गई है और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी और इस पर जो भी दोषी होगा उस दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और इस पर हमने इसको बहुत गंभीरता के साथ में लिया है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जो है वो धाम से जुड़ी हुई है। सोनम रघुवंशी, मुस्कान रस्तोगी और सिया गोयल के बाद अब एक और सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां पर उत्तर प्रदेश के आगरा में पत्नी रूबी ने पहले अपने पति की जहर देकर हत्या की और फिर शव को घर के बाथरूम में दफना दिया। किसी को कुछ पता ना चले इसलिए बकायदा प्लास्टर करवाया गया, टाइल्स लगवाई गई और पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। 45 दिन तक आरोपी पत्नी अपने पति के गायब होने का नाटक भी करती रही, लेकिन 45 दिन बाद मामले का जब खुलासा हुआ तो पुलिस बाथरूम पहुंची और वहां पर टाइलों को हटाकर फ्लोर को तोड़ा गया तो पति का कंकाल बरामद हुआ। दरअसल पुलिस एक पुराने मामले में वेरिफिकेशन के लिए उसके घर पहुंची तो आरोपी पत्नी घबरा गई और अपने परिवार को घटना की जानकारी दी। इसके बाद मृतक के भाई की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को बाथरूम से खुदवाकर बाहर निकलवाया। करीबन 1.5 महीने से गुमशुदा की उसमें था, इसकी गुमशुदा की रिपोर्ट लेकर रखी थी 1.5 महीने से। भाई हाँ, मेरा खास छोटा भाई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह है कि इसके वाइफ का मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, क्योंकि ये बार बार मैं किसी न किसी बात पर लेकर झूठ बोलती थी। तो मैंने उसकी थोड़ी तहकीकात करी। तहकीकात करने के बाद में मैंने बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह निकलवाए, इनके मांगे जो हैं, तो उसके आधार पर मैंने इससे फिर पूछा मैंने कि अगर तुझे कोई परेशानी है या किसी भी चीज़ से तू डर रही है या कोई तूने करा है या वो तुझसे कुछ कह के गया है तो मैंने मुझे बता, मैं तेरी मदद करूंगा। मैंने कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने तू एक बार बस खाली मुझे बता तो दे कि मुझसे ये गलती हो गई है या मुझसे ये कह के गया है वो। लेकिन फिर उसने कल तक नहीं बताया। फिर आज मेरे पास में उसका कॉल आया कि आप घर आओ, तो मैं सुबह 6 बजे घर आया था। इसके बाद हाँ, आपका भाई और हाँ, ये मेरी भाई दोनों रहते हैं। अब उन्होंने फिर सुबह मुझे अपना कन्वेंस किया। मैंने उससे पूछा, मैंने कि कहाँ है? बोले यहीं है घर पे। मैंने घर पे कहाँ? बोले बाथरूम में। मैंने बाथरूम में जाके देखा लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। तो मैंने कहा बाथरूम में तो है नहीं। मैंने क्या बताना चाह रही है? बोली है बाथरूम में, लेकिन बाथरूम में ज़मीन के नीचे है। मैंने कि ज़मीन के नीचे, मैंने कि गाड़ दिया है? बोली हाँ। बोल रही थी कि वो उन्होंने फांसी लगा ली थी। मैं घबरा गई। मैं घबराने के बाद में मैंने उनको ज़मीन में डाल दिया। अब ये 4 तस्वीर आप देखिए, ये कोई पहला मौका नहीं है कि जब किसी पत्नी ने अपने पति का इस तरह बेरहमी से कत्ल किया हो। इससे पहले भी इसी तरह की घटनाएं सामने आई हैं, चाहे बात सिया गोयल की हो, चाहे बात सोनम रघुवंशी की हो या मुस्कान रस्तोगी की। सोनम ने तो अपने पति को हनीमून पर ले जाकर मेघालय की पहाड़ियों से धक्का दे दिया। सिया गोयल ने महाराष्ट्र के पुणे में अपने मंगेतर को पहाड़ियों से धक्का दे दिया। तो वहीं मुस्कान रस्तोगी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को एक ड्रम में काटकर पैक कर दिया था। अब घटना में पुलिस किसी और के भी शामिल होने की आशंका जता रही है रूबी वाले केस में। हालांकि पुलिस के मुताबिक आरोपी पत्नी ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है, जिसके आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 26/5/2026 को थाना सिकंदरा पे एक सुरेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज की गई। इस गुमशुदगी के क्रम में पुलिस द्वारा जांच की गई तो यह पाया गया कि मृतक की पत्नी द्वारा ही मृतक को मार के अपने बाथरूम में गाड़ दिया गया है एवं फर्श बनवा दी गई है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए बाथरूम की फर्श तोड़ी गई एवं शव को बरामद किया गया।
शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दिया गया है और अभियुक्ता को, जो कि मृतक की पत्नी है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहां सरूरपुर थाना क्षेत्र के हर्रा कस्बे में एक पति ने अपनी पत्नी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी पति प्रदीप चौहान ने खुद पर भी कई हमले किए, जिसमें वो पूरी तरह से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निशा चौहान का अपने पति प्रदीप चौहान से जमीन को लेकर अक्सर झगड़ा होता था और यही झगड़ा शुक्रवार को इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि गुस्साए पति ने पत्नी पर ताबड़तोड़ चाकू से हमले करने शुरू कर दिए और इसके बाद खुद को भी घायल कर लिया। वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल चुकी है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, आरोपी को गिरफ्तार किया और आगे की जांच में जुट गई। थाना सरूरपुर के हर्रा इलाके से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला घायल रूप से वहां पर है। इसमें तत्काल ही टीम एक्टिव हुई। वह मौके पर टीम पहुंची और SWAT की टीम भी पहुंची यहाँ और CCTV की भी टीम पहुंची और वहां पर एक महिला जिसका नाम निशा चौहान है, उसको जो है घायल अवस्था में उसको पाया गया, जिसकी वहीं पर मृत्यु हो गई थी और कैमरे चेक करे गए वहां पर और इसका जो पति है इसके द्वारा इससे पूछताछ की गई। वह चश्मदीद जो वहां पर इनके बालक थे उनसे भी पूछताछ की गई, जिसके आधार पर इसके पति से ये ज्ञात हुआ कि इन दोनों के बीच, पति पत्नी के बीच कल जो है झगड़ा हुआ था किसी बात को लेके और उसी आवेश में आके इस जो इसका पति है प्रदीप चौहान, इसने पहले महिला को मारा चाकू से और उसके बाद ये जो है कैमरे में दिख रहा, ये पुष्टि हो रही है कि उसके बाद ये खुद ही जो है इसने अपने ऊपर जो है वार कर दिया, जिससे घायल हो गया और इसके उपचार के लिए इसको भर्ती कराया गया है। इसमें थाना सरूरपुर पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देश के कई ऐसे राज्य जहां पर बारिश काल बनकर बरस रही है। नदियां सब कुछ उफान पर हैं, सड़कें समंदर बन चुकी हैं और लैंडस्लाइड ने परेशानी लोगों की बढ़ा दी है। इस बीच आज भी कई राज्य में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मुंबई समेत ठाणे, रायगढ़, पालघर में आज भारी बारिश की संभावना को लेकर के मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। विभाग के मुताबिक आज शाम तक हाई टाइड आने की भी आशंका है और अगर हाई टाइड के समय तेज बारिश हो जाती है तो मुंबई के निचले इलाकों में जबरदस्त जल भराव की स्थिति बन सकती है। अब ऐसे में लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। मुंबई के अलावा आज गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। मुंबई कर रहना बचकर आज आसमानी आफत भयंकर। सैलाब की दहाड़, शहर शहर मचा हाहाकार। पानी का प्रलय ऐसा कि स्कूटी कागज की तरह बह गई। कार तेज बहाव में बहती हुई नदी में जा फंसी। कहीं नदी नाले उफान पर हैं, कहीं सड़कें पानी में गायब हो चुकी हैं, तो कहीं दुकानों से लेकर घरों तक कई फीट तक पानी भर गया। मानसून किस कदर तबाही मचा रहा है वो महाराष्ट्र से लेकर गुजरात और उत्तर प्रदेश से लेकर ओडिशा, मध्य प्रदेश तक से आई इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण देश के ज्यादातर राज्यों में इस समय बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। गांव हो या शहर, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो पहाड़ी राज्यों में दरकते पहाड़ मुसीबत बने हुए हैं। फिलहाल आफत की बारिश मुंबई में जमकर बरस रही है, जहां पिछले 3 दिनों से अलर्ट जारी है और मानसून जानलेवा बना हुआ है। मुंबई के चेंबूर के बाद अब मीरा भाईंदर में पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। 35 साल के राहुल पाटिल स्कूटी से घर जा रहे थे। इसी दौरान उनके ऊपर एक नारियल का पेड़ गिर गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। लोगों के मुताबिक नगर निगम ने मानसून शुरू होने से पहले किसी भी कमजोर पेड़ को नहीं काटा और ना शिकायत के बाद कोई कार्रवाई हुई। ऐसे में मीरा भाईंदर की पूर्व विधायक ने मामले में CM देवेंद्र फडणवीस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
से सटे मीरा भाईंदर में भी पेड़ गिरने की वजह से राहुल पाटिल नाम के एक 35 साल के युवक की मौत हो गई। फिलहाल इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। राहुल इसी रास्ते से गुजर रहे थे जिस दरमियान ये नारियल का पेड़ हवा के तेज झोंके से तेज बारिश की वजह से गिर जाता है। अब इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है? प्रशासन है, प्रणाली है, जिन्होंने जर्जर पेड़ों की कटाई नहीं की वो है, ये आगे इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आएगा। लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं कि जब इस तरीके की घटना होती है, लगातार इस तरीके की घटना होती है, तो उसके पीछे का जिम्मेदार कौन है? मुंबई में पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। डैम से लेकर नाले तक सब उफान पर है। निचले इलाके की सड़कों पर कई फीट पानी भरा है। नगर निगम के सारे दावों की पोल खुल गई है और कई दुर्घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में प्रशासन को महानगर पालिका ने कड़े निर्देश दिए हैं। इस बीच परेशानी की बात यह है कि आज मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आज मुंबई, पालघर, ठाणे और रायगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट जारी है। मध्य महाराष्ट्र के सतारा, पुणे और नासिक में भी बारिश की संभावना है। शाम करीब 4 बजे तक हाई टाइड आने की भी आशंका है, जिस दौरान समंदर में करीब 13 फीट ऊंची लहरें उठ सकती हैं और मुंबई के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। स्थिति को देखते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस भी अलर्ट मोड पर हैं। उन्होंने पोस्ट कर पुलिस प्रशासन को सचेत रहने को कहा और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात के भी ज्यादातर इलाके पानी में डूबे हुए हैं। नवसारी में लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर कमर तक पानी भर गया। गांधीनगर फलिया में 30 से ज्यादातर घर कमर तक पानी में डूब गए। घरों में रखे सामान पानी में तैर रहे हैं और आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। लोग कमर तक भरे पानी में आने जाने को मजबूर हैं। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। समढियाला में एक कार पानी के तेज बहाव में फंस गई, जिसके बाद गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू शुरू किया गया। रेस्क्यू टीम को मौके पर बुलाया गया और इस दौरान कड़ी मशक्कत के बाद एक एक कर गाड़ी में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। जूनागढ़ के निचले इलाकों में बारिश का पानी जमा होने के बाद सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हैं और बाढ़ जैसे हालात चारों तरफ दिख रहे हैं। गुजरात की जूनागढ़ की तस्वीर आपने देखी। अब राजस्थान के डूंगरपुर की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर भारी बारिश के बाद शहर की गलियों में सैलाब उमड़ पड़ा है। सड़क पर भारी मात्रा में पानी बहने लगा, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। यहां पर मानसून की शुरुआत में ही भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जो पतली पतली गलियां हैं, सड़क है, हर तरफ पानी भर चुका है। इस वक्त की एक बड़ी खबर, काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पर पीएसी जवान की कार्बाइन से गोली चल गई है। अचानक हुई इस फायरिंग से इलाके में हड़कंप है। जवान की कार्बाइन से गोली चलने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आप इस सीसीटीवी में साफ तौर पर देख सकते हैं कि पीएसी का एक जवान आपको दिख रहा होगा, उसके पास कार्बाइन है और उसे लेकर वो सामने आया। तभी अचानक उसमें से गोली चल गई और गोली चलने के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल था। पीएसी के जवान का नाम अमरनाथ चौहान है, जो 48वीं बटालियन में तैनात है। कार्बाइन से चली गोली की इस घटना पर एक ही दुकान पर काम करने वाले 3 लोग घायल हैं, जिनका इस वक्त इलाज जारी है। पुलिस का कहना है कि भीड़ को हटाने के दौरान पीएसी जवान की कार्बाइन से एक्सीडेंटल फायर हुआ, जिसकी जांच की जा रही है। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। बड़ी खबर महाराष्ट्र के अहिल्या नगर से आ रही है, जहां पर 50 बच्चों को ले जा रही स्कूल बस बेकाबू होकर के सड़क किनारे पलट गई। इस हादसे में 15 छात्र जख्मी हो गए हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर है। यह हादसा अहिल्या नगर के राहुरी इलाके में हुआ, जहां पर घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस ने फौरन मौके पर पहुंच करके बचाव कार्य शुरू किया और घायल छात्रों को नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। और अब खबर बेंगलुरु से, जहां पर केरल राज्य परिवहन की बस में भीषण आग लग गई है। आग इतनी भयंकर लगी, वक्त रहते ड्राइवर और कंडक्टर समेत कुल 4 लोग बस में जो मौजूद थे। गनीमत ये रही कि सभी लोग समय रहते बस से बाहर आ गए और आग से बस पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। सूचना जैसे ही फायर ब्रिगेड की टीम को मिली, कर्मचारी आग पर काबू पाने के लिए पहुंचे। ये बस एक प्राइवेट बस बताई जा रही है और कैसे यहाँ पर ये जो बस है पूरी की पूरी आग की चपेट में आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी सुबह 10 बजे के करीब राजस्थान के जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल भवन का लोकार्पण करेंगे और उड़ान योजना के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे। इसके बाद हेलीकॉप्टर से
बालोतरा जिले के पचपदरा पहुंचकर राजस्थान रिफाइनरी परियोजना का भी पीएम लोकार्पण करेंगे। बालोतरा में पीएम मोदी करीब 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और फिर गुजरात के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां साणंद में सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट संयंत्र का पीएम उद्घाटन करेंगे। इस वक्त की एक बड़ी खबर महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से है, जहां 50 बच्चों को ले जा रही स्कूल बस बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गई। इस हादसे में 15 छात्र जख्मी हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। हादसा अहिल्यानगर के राहुरी इलाके के कोंडवड़ गांव के पास हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग, पुलिस की टीम मौके पर पहुंचे। बचाव राहत के कार्य को शुरू किया गया और घायल छात्रों को नजदीकी निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया।